हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का। अगला टॉपिक कास्ट भू आकार की कास्ट टोपोग्राफी, जो जियोमॉर्फोलॉजी का ये छठा पार्ट होगा। देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं। संपृक्त मंडल के ऊपरी तल को जलतल या भौमजल स्तर कहते हैं। बहुत से कंफ्यूज करने वाला ये कह सकते हैं ये टॉपिक है कास्ट भू टोपोग्राफी। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। संपृक्त मंडल का मतलब होता क्या है? जो बरहोमास पानी से भरा रहे उसको संपृक्त मंडल बोलते हैं। जो संपृक्त मंडल होता है, आप समझ सकते हैं कि संपृक्त मंडल जो होता है उसके ऊपरी भाग, ऊपरी लेयर जहाँ पे पानी आखिरी होगा, उसके ऊपरी तल को जल तल या भौम जल स्तर कहते हैं कि यही लेवल है पानी का। इतना आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है भौम जल के ऊपरी भाग को असंपृक्त, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भौम जल है उसके ऊपर तो पानी होगा नहीं, तो असंपृक्त या बेडोज जोन कहते हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ बेडोज जोन, असंपृक्त मंडल या बेडोज जोन कहते हैं कि संपृक्त मंडल के जल तल के ऊपरी वाला भाग होता है। इसे भूमिगत जल परत भी कहा जाता है। भूमिगत जल परत किसको? बेडोज जोन को या असंपृक्त मंडल को भूमिगत जल परत भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ ले कि भूमिगत जल परत किसे कहा जाता है, तो आप सोचेंगे भूमिगत जल आ गया तो जल आ गया तो संपृक्त मंडल होगा। ऐसा नहीं है, असंपृक्त मंडल या बेडोज जोन को ही भूमिगत जल परत कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, संपृक्त मंडल अगला पॉइंट है भौम जल स्थल के नीचे, जो भौम जल स्थल होता है उसके नीचे वाले भाग को हम संपृक्त मंडल या फ्रेटिक जोन कहते हैं। भौम जल जो स्थल था उसके नीचे का लेवल जो है संपृक्त मंडल कहलाता है या फ्रेटिक जोन कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, अंतरायिक संपृक्त मंडल, शुष्क मौसम में भी ये सूख जाता है अंतरायिक वाला, और एक होता है स्थायी संपृक्त मंडल, शुष्क ऋतु में भी ये नहीं सूखते हैं। इस मंडल के ऊपर होने पर जल स्रोत दलदल में बदल जाता है, झीलों का निर्माण होता है, सरिताओं का आविर्भाव होता है। जब स्थायी संपृक्त मंडल जो है कहीं कहीं इसका लेवल अगर ऊपर आ जाए पृथ्वी पर, तो वहाँ पे झील आप देखेंगे, झीलों का निर्माण होगा, सरिताओं का निर्माण होगा, दलदल या और से चीज़ें बन सकती हैं। दलदल हो गया, झील हो गया, नदी हो गई, वहाँ से नदी निकल सकती है, या नाला छोटा मोटा रहेगा तो नाला भी वहाँ से निकल जाएगा। तो ये हो गया। आगे हम बात करें अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है एक निश्चित गहराई पर चट्टानों का भार इतना अधिक हो जाता है कि चट्टानों का छिद्र अथवा रंध्र बंद हो जाते हैं, अर्थात उससे नीचे जल नहीं जा पाता है। इस मंडल को चट्टान प्रवाह मंडल कहते हैं। इसके ऊपर ही, चट्टानों के ऊपर ही जल क्या करता है? प्रवाह करता है, तो इसको चट्टान प्रवाह मंडल बोलते हैं। अगला पॉइंट है दो या अधिक संपृक्त मंडलों के बीच का भाग शुष्क रहता है। जब दो संपृक्त मंडल होंगे तो उसके बीच का जो भाग होगा वो शुष्क रहेगा। जिन चट्टानों के भाग से होकर जल प्रवाहित होता है उसे जल भरा कहते हैं। मान लीजिए एक संपृक्त मंडल होगा, दूसरा संपृक्त मंडल होगा, तो बीच में एक ऐसा क्षेत्र होगा जो शुष्क रहेगा और उसी के भाग से जल प्रवाहित होगा एक दूसरे में, तो क्या बोलेंगे? जल भरा। अगला पॉइंट है दो जलभरों के मध्य अपारगम्य स्तर को हम, जो अपारगम्य स्तर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्विक्लूड। दो जलभरों के मध्य अपारगम्य स्तर होता है, जहाँ पे जल क्रॉस नहीं कर सकता, इधर से उधर नहीं जा सकता, ऑक्विक्लूड उसको कहते हैं। अगला पॉइंट है भूमिगत जल के अप्रदात्मक कार्य। जो भूमिगत जल के अप्रदात्मक कार्य हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है घुलन क्रिया, इसके द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। अब घर्षण जानते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। रगड़ और सन्नी घर्षण भी अल्प ही होता है। सबसे ज़्यादा घुलन क्रिया, ये इम्पोर्टेंट है भूमिगत जल के लिए। अगला पॉइंट है
जब जल रिस कर सतह के नीचे जाने का प्रयास करता है तो लाइमस्टोन शैल के ऊपर आवरण शैल पर घुलन क्रिया द्वारा लाल तथा मृतिका युक्त मिट्टियों के अवशेष छूट जाते हैं। इस तरह के अवशेष सतह या घुले हुए जोड़ों में रुक जाते हैं। इनको टेरारोसा कहते हैं। टेरारोसा कई बार पूछा गया है। टेरारोसा कास्ट टोपोग्राफी से संबंधित है। जब जल सतह के नीचे जाने का प्रयास करता है लेकिन लाइमस्टोन शैल के ऊपर आवरण शैल पर घुलन क्रिया द्वारा लाल अथवा मृतिका युक्त मिट्टियों के अवशेष छूट जाते हैं, नीचे नहीं जा पाते हैं। इस तरह के जो उबड़ खाबड़ कह सकते हैं पथरीली सतह का निर्माण होता है, इसको टेरारोसा कहते हैं। आगे चलते हैं। अपरतनात्मक स्थल रूप लैपिज, ये क्या होता है? इंग्लैंड में इसको क्लिंट, जर्मनी में कैरेन और साइबेरिया में बोगाज, ये 3 नेम हैं, आपको याद रखना होगा। लैपिज को जो इंग्लैंड में कहते हैं क्लिंट कहते हैं, जर्मनी में कैरेन और साइबेरिया में बोगाज। घोलरंध, विलयरंध, डोलाइन, साइबेरिया में डोलिनास, डोलाइन को साइबेरिया में डोलिनास कहते हैं। ध्वस्तरंध, युवाला, पोल्जे, क्रमशः शकुंड, राजकुंड, धस्ती, निवेशिका, सिंगिंग क्रीक, अंधी घाटी, कास्ट घाटी, पुनार, ये नया वर्ड है, आपको ध्यान देना होगा। गुफाएं, हम्स, ये नया वर्ड है, मैंने हाईलाइटेड कर रखा है। प्राकृतिक पुल, कास्ट खिड़की, इनका निर्माण अपरदन के कारण होता है। जली अपरदन, भूमिगत जलीय अपरदन के कारण होता है। जो भूमिगत जल होते हैं उनके द्वारा निर्माण होता है। निक्षेपात्मक में कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं? स्पीलियोथेम, ये सभी प्रकार के निक्षेप जो होते हैं उनको स्पीलियोथेम बोल दिया जाता है। ट्रेवर्सटाइन, धारीदार जो निक्षेप होते हैं, लटका हुआ निक्षेप धारीदार होते हैं, उनको हम ट्रेवर्सटाइन बोलते हैं। ट्रफ अथवा काल, कंदरा के अग्रभाग में कोमल निक्षेप को जो होता है, कंदरा के अग्रभाग में नीचे जो लटका हुआ कोमल निक्षेप होता है उसको हम ट्रफा या काल कहते हैं। ड्रिप स्टोन, शुष्क कंदराओं में छत से रिसने वाले निक्षेप को हम ड्रिप स्टोन कहते हैं। ड्रिप या कर्टेन, कंदरा के छत से टपकते हुए सुई के आकार जो कह सकते हैं आकृति बनती है, उनको हम ड्रिप स्टोन कहते हैं। कंदरा स्तंभ, कैलिस, स्टेगलेमाइट और स्टेगलेक्लाइट, ये वर्ड आया हुआ है एग्जाम में। इनका हिंदी नेम अस्तुचाम, निस्तुचाम। अगर ये वर्ड आ जाए तो आधे स्टूडेंट तो ऐसे ही दिमाग उनका घूम जाएगा कि ये कहाँ से आ गया, सिलेबस में नहीं था, तो आप देख लेंगे इसको भी। अब देखते हैं कास्ट अपरदन चक्र किसने दिया। तो बीजी ने 1911 में, सीजी को 1918 में और डेविस ने 1930 में दिया था कास्ट अपरदन चक्र। अब घर्षण का सिद्धांत 1910 में आया। कौन कौन से विद्वान इसमें सम्मिलित हैं? लापेंट, मार्तोनी, मार्टेल और बैलर। बैलर वो वाला बैलर नहीं है जहाँ से धुआं निकलता है, ये विद्वान का नेम है। अब नाम भी अजीब होते हैं, लेकिन क्या करेंगे, अलग अलग देशों के अलग अलग कह सकते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो शोभा नहीं देते, लेकिन हमारे हिसाब से वहाँ तो अच्छे होते होंगे ना। तो बैलर नाम, मार्टेल आप याद रखेंगे, मार्टोनी, मार्टेल, लापेंट, ये 4 नामें हैं जो अपघर्षण सिद्धांत से संबंधित हैं। अपघर्षण सिद्धांत कब आया था कास्ट अपरदन का? 1910 में। डेविस ने अपना सिद्धांत 1930 में दिया, ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन कन्वर्स में। तीसरा सिद्धांत है स्विनटर्न का भौम जल स्तर सिद्धांत, ये कई बार पूछा हुआ है। ये कब आया? 1932 में। गार्डनर का स्थैतिक जलमंडल का सिद्धांत, ये भी पूछा गया है, 1935 में आया। तो गार्डनर ने स्थैतिक जलमंडल का सिद्धांत कब दिया था? 1935 में। भौम जल स्तर सिद्धांत स्विनटर्न का 1932 में। डेविस का द्विचक्र सिद्धांत 1930 में। अपघर्षण का सिद्धांत 1910 में। आक्रामक सिद्धांत जो था ये 1937 में आया। यहाँ पे मैं जियोमॉर्फोलॉजी में नहीं पाया कि किसने दिया था आक्रामक सिद्धांत, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए जिसको मालूम हो कि ये सिद्धांत किसने दिया। जियोमॉर्फोलॉजी समिंद्र सिंह की जो बुक है उसमें आक्रामक सिद्धांत का वर्णन तो किया गया है, लेकिन किसने दिया, कब आई है भी दिया है, लेकिन किसने दिया ये नहीं दिया।
तो आपको अगर मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे हम बात करें स्टाइलेक्लाइट। स्टाइलेक्लाइट क्या होता है? जब कंदरा से नीचे रिसता है जल, उसके साथ मिट्टी भी होती है, मिट्टी होती है जो ऊपर लटका हुआ होता है कंदरा की छत से, है तो नीचे पड़ात्मक लेकिन छत से लटका हुआ है, छत से लटका हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइलेक्लाइट। इसके पार्श्व भाग में जो निकले हुए पतले पतले सुई आकार के ड्रिप पिस्टन होते हैं, इनको हेलिक्लाइट तथा स्टैग्मेलाइट जो नीचे सरफेस पे जब नीचे टपकता है तो सरफेस पे भी बनते होंगे आकृति, तो स्टैग्मेलाइट कहते हैं। जो धारीदार कह सकते हैं, नुकीले नुकीले आपको आकृति देखने की मिलेगी, लेकिन ये धरातल पे होगी, नीचे कंदरा के नीचे सरफेस पे। इसके डीप स्टोन को हम कहते हैं हेगलीमाइट। आप देख रहे होंगे ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं, हेगलीमाइट, स्टैग्मेलाइट, स्टाइलेक्लाइट और हेलिक्लाइट। ये क वर्ड है, इसमें आप याद रख सकते हैं, इसमें ग वर्ड है, इसमें भी ग वर्ड है। तो उसके पार्श्व भाग अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तब तो याद आपको रखना होगा। गोलाकार संरचना वाले हेलिक्लाइट को ग्लोबुलाइट कहते हैं और फर्श पर स्टैग्मेलाइट के बहने वाली जल द्वारा निक्षेप को फ्लोस्टोन कहते हैं। फर्श पर स्टैग्मेलाइट से बहने वाली जो जल द्वारा निक्षेप होता है उसको फ्लोस्टोन कहते हैं, और गोलाकार संरचना वाले हेलिक्लाइट को हम ग्लोबुलाइट कहते हैं। ग्लोबुलाइट गोला, इसे आप याद रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो शॉर्ट ही होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, अक्सर में स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, देखते हैं कितने मिनट का है, तो एक एक पार्ट हम करके बनाएंगे। अगला टॉपिक आएगा तटीय भू आकार की कोस्टल टोपोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।